कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम राज और कॉर्पोरेट सोसाइटीज के एक्ट बायलॉज रूल्स रेगुलेशन वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। तो आज हमारे पास में एक मुद्दा है, एक सवाल है, क्या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो फ्लैट्स हैं, जो शॉप्स हैं या जो टेनेमेंट्स है, रजिस्ट्रार ऐसा डिसीजन दे सकता है क्या किसी का नाम मेंटेनेंस बिल के अंदर इंक्लूजन हो जाए और उसका टाइटल डिक्लेयर कर सकता है, उसका टाइटल का डिसीजन ले सकता है क्या रजिस्ट्रार? तो आज का सवाल यही है और इसी मैटर के ऊपर आज ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है और यहाँ पे जस्टिस है अमित बोरकर साहब और इनका ये जजमेंट है, बहुत रिसेंट जजमेंट है। और मैटर क्या है जानने की कोशिश करेंगे। तो सोसाइटी का नाम है पेटी मैनसन सी विंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मुंबई का ही कोई सोसाइटी है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो सोसाइटी है और सोसाइटी के एक मेंबर है हीना गाला, इन लोगों ने मिलकर ये पिटिशन डाला हुआ है और मैटर हमने डिस्कस किया जिसका बेस क्या है, टाइटल को लेके है और मेंटेनेंस बिल में नाम इंक्लूजन को लेके है, ठीक है। तो इन्होंने क्यों पिटिशन डाला हुआ है? क्योंकि डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने और फिर बाद में जॉइंट डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार साहब ने सेम चीज को ऑर्डर को कंफर्मेशन किया 2022 में, 2023 में, और फिर इनको ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की जरूरत पड़ गई। तो ऑथोरिटीज लाइक डिप्टी रजिस्ट्रार एंड डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार क्या किया इन्होंने डायरेक्ट किया, इन्होंने ऑर्डर किया किसको? सोसाइटी को कि चार रेस्पोंडेंट है, इनका नाम आप क्या करो, यहाँ पे क्वेश्चन में जो है शॉप नंबर CS06 शॉप का कुछ, ठीक है, नेमिंग है, तो इनका नाम सारे डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूजन किया जाए और इन लोगों का नाम मेंटेनेंस बिल के अंदर भी चढ़ाया जाए। तो इसीलिए इनको आगे जाने की जरूरत पड़ गई। So maintenance bill be issued in their names on the basis of conveyance वगैरह, जिसमें 4% ऑफ अनडिवाइडेड क्लेम है इनका। अब अनडिवाइडेड क्लेम मतलब कोई अगर मान लेते हैं कोई प्रॉपर्टी है, कोई एरिया है जहां पे फिजिकली तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, मगर आपका इक्वल हिस्सा वहां पे हो सकता है और इन लोगों का अनरजिस्टर्ड कंसेंट है। तो सोसाइटी का आर्ग्यूमेंट क्या है? सोसाइटी जो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट गया हुआ है, क्लेम वाज बेस्ड ऑन अनरजिस्टर्ड कंसेंट टर्म्स। आप लोगों के बीच में क्या एग्रीमेंट वगैरह हुआ है वो आप ही को मालूम है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, मगर आपने कभी भी इसको रजिस्टर नहीं किया हुआ है। उसको छोड़ के एडिक्वेट जो भी आपको भरना चाहिए वो स्टैंप ड्यूटी वगैरह भी आपने नहीं भरा हुआ है। सच डॉक्यूमेंट्स कुड नॉट बी ऑटोमेटिकली कन्फर्म द मेंबरशिप एंड द लायबिलिटी। सोसाइटी की तरफ कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकता है, ऑटोमेटिकली आपकी मेंबरशिप नहीं हो जाता है बाय वर्च्यू ऑफ आपका अनरजिस्टर्ड जो भी ये कंसेंट टर्म्स वगैरह है, ठीक है। सो द डिस्प्यूटेड कन्वेंस ऑन विच स्टैंप ड्यूटी भी लिटिगेटेड है, स्टैंप ड्यूटी पूरा भरा हुआ नहीं भरा हुआ है वो भी इसमें सवाल में है। तो रजिस्ट्रार हैड एक्सीडेड हिज पावर्स, जो आपका जितना आपकी अधिकार नहीं है उससे आपने एक्सीड करके ये ऑर्डर पास किया हुआ है, ये डायरेक्शन सोसाइटी को दिया हुआ है कि आप इनका नाम डॉक्यूमेंट्स में, चार लोगों का जो रिस्पॉन्डेंट इनका नाम डॉक्यूमेंट्स में भी ऐड करो और मेंटेनेंस बिल के अंदर भी अपडेट करो। इसका मतलब आप टाइटल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, आप राइट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो उस प्रॉपर्टी के ऊपर, और इसीलिए आपने ऐसे ऑर्डर दिया हुआ है। यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस बोरकर साहब का रिमार्क क्या है वो देखने की हम कोशिश करेंगे कि सेक्शन 154B27 जहां पर हम बात करते हैं, देखिए महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में 2019 में जो भी अमेंडमेंट हुआ था, अलग अलग प्रोविजंस उसमें थे। 154B27 भी उसमें एक प्रोविजन है जो कि राइट्स ऑफ दी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज ऑफ द सोसाइटी बताता है एज पर द एक्ट के हिसाब से, बायलॉज के हिसाब से, रूल के हिसाब से कि ये चीजें उनको करना है और अगर नहीं करते हैं तो उन चीजों को कैसे एनफोर्स किया जा सकता है। फिर रजिस्ट्रार के जो भी अधिकार है, जो पावर है, वो वहां पे बताता है कि कैसे उसका वो एनफोर्समेंट कराए, ठीक है। सो इज एन एनफोर्समेंट प्रोविजन, ये रजिस्ट्रार के पावर है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसी चीज को आप इंश्योर करवाओगे सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी से, एंड नॉट ए फोरम टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। आप अपने आप से जज बन के वहां पे
इन मैटर्स को दोनों पार्टीज का सो उनके वहां पे रिजॉल्व नहीं करोगे जो आपके पावर के बाहर हो, ठीक है। सो इट अलाउज द रजिस्ट्रार टू इंश्योर दैट ए सोसाइटी परफॉर्म्स द ड्यूटीज, ठीक है, ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉ, जो ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे एक्ट, बाय लॉज एंड रूल्स के हिसाब से दिया हुआ है। इट डज नॉट क्रिएट एनी, कोई एडिशनली कुछ ऐसे क्रिएट नहीं करता है, न्यू राइट्स, आपको कोई नया अधिकार नहीं देता है, और परमिट एडजुडिकेशन, ताकि आप दोनों तरफ की सुनवाई करके अपना जजमेंट दोगे कि क्या सही है। ये राइट्स आपको नहीं दिया जाता है, ऐसे राइट्स एक्स्ट्रा आपके लिए क्रिएट उसमें नहीं किया जाता है। सो ही एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एडजुडिकेशन और एनफोर्समेंट के बीच में। फिर ऑनरेबल जस्टिस बोरकर साहब ने डिफरेंस समझाने की इसमें कोशिश की है कि जहां पे एडजुडिकेशन की बात है, इसका मतलब दोनों डिसाइडिंग कि आप सही क्या है डिसाइड करो, जब दोनों तरफ के आप सुन लेते हो, एग्जामिन राइवल क्लेम्स कर लेते हो, दोनों तरफ की जब दलीलें हो जाती है, क्लेम्स हो जाती है, उनको आप परख लेते हो, फिर उसके बाद जो आप डिसीजन लेते हो वो एडजुडिकेशन की बात है। मतलब ये कोर्ट का दायरे में आ जाता है, ये कोर्ट के परव्यू में आ जाता है। पर एनफोर्समेंट का मतलब यह है कि कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ द अनडिस्प्यूटेड ड्यूटी, जिसपे लेजिस्लेचर ने ऑलरेडी अपना इंटेंशन दिया हुआ है कि ऐसे करने से ऐसे होगा, ये आपको करना है, इसके बियॉन्ड नहीं करना है। ये एक फिक्स्ड जैसी चीजें हैं, इसमें कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है, उसका कोई अलग सा इंटरप्रिटेशन नहीं निकाला जा सकता है। उसी चीज को एनफोर्स करना ये आपका काम है। तो ये है एनफोर्समेंट, और एडजुडिकेशन जो हो गया वो जुडिशरी हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये एग्जीक्यूटिव हो गया, आपको ये करना है। तो डायरेक्टिंग द सोसाइटी टू इश्यू द मेंटेनेंस बिल्स इन द रेस्पोंडेंट के नाम पे जो 4 लोगों के बारे में डिस्कस हम कर रहे हैं, नेम इफेक्टिवली एक्सेप्टेड देयर ओनरशिप। इससे प्रूफ हो रहा है कि आपने अपने मन से ही ये इसमें डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि इनका ओनरशिप है, इसलिए इनका नाम मेंटेनेंस बिल में डाला जाए, क्योंकि मीनिंग तो उसका ऐसे ही निकल रहा है, इन्फ्रेंस उसका ऐसे ही निकल रहा है। एंड इम्पोज फाइनेंशियल लाइबिलिटी विच अमाउंट्स टू एडजुडिकेशन, मतलब उसके हिसाब से फिर अगर मेंटेनेंस में आ जाएगा तो फिर पैसा वगैरह उनको भरना पड़ेगा, उस हिसाब से इससे पता चल रहा है कि आपने एडजुडिकेशन का ही काम किया है, ठीक है, आपने एनफोर्समेंट का काम नहीं किया हुआ है। So the registrar has no authority under this section 154(b)(27) to direct a chief promoter during the registration stage, and the estoppel cannot give the jurisdiction where the statute does not। जहां पे लॉ नहीं प्रोवाइड कर रहा है, आप अपने आप से The estoppel cannot give jurisdiction, आपको दायरा, आपको अधिकार नहीं मिलता है। estoppel का प्रिंसिपल ऑफ estoppel क्या है? Once you make a promise to someone, then you cannot go back of the promise that has been made by you. So it is contradictory. इस केस में लॉ ने अगर कोई प्रोविजन बनाया हुआ है और आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया और फिर बाद में बोलोगे नहीं नहीं ठीक है अभी मैं उसको रिवर्स कर लेता हूं, तो ऐसा चीज यहाँ पे परमिटेड नहीं है। तो लॉ ने ये यहाँ पे कुछ और ही प्रोविजन बनाया हुआ है, तो आपको वही करना पड़ेगा। सो द प्रिंसिपल ऑफ estoppel आप यहाँ पे अप्लाई होगा आपके ऊपर, तो ऐसा नहीं करना है। सो द हाईकोर्ट का जो ऑर्डर क्या था इस पिटिशन के ऊपर, हाईकोर्ट ने बोला कि जितने भी इन्होंने नोटिस वगैरह, शो कॉज नोटिस वगैरह जो इश्यू किया है, जो भी ऑर्डर्स वगैरह पास किया है डिप्टी रजिस्ट्रार ने, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार ने, ये सब हम खारिज करते हैं। पार्टीज आर फ्री टू अप्रोच टू ए सिविल फोरम, जहां पे ये कॉम्पिटेंट सिविल फोरम में जाए तो डिसाइड द ओनरशिप एंड द मेंबरशिप इश्यू, इसको रिजॉल्व हो जाए। और फिर फाइनली सेक्शन 154(b)(27) इज कैन नॉट बी यूज्ड टू डिसाइड द डिस्प्यूटेड ओनरशिप। इसका फंडामेंटल ये है ही नहीं, इसका फंडामेंटल ओनली है एनफोर्समेंट करना। सो इट इज ओनली मीन टू एनफोर्स द एग्जिस्टिंग ड्यूटीज ऑफ द क्या, ड्यूटीज ऑफ द सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी, ठीक है। तो बहुत ब्रीफली हमने जानने की कोशिश की, और जो ड्यूटीज ऑफ दी रजिस्ट्रार यहाँ पे क्या है कि चीजों को एनफोर्स करना था, जो कि रजिस्ट्रार ने अपने दायरे के बाहर जाके, अपने परव्यू के बाहर जाके चीजों को एक्सरसाइज करने की कोशिश की, तो ये परमिटेड नहीं है। तो टाइटल डिसाइड करना, ओनरशिप डिसाइड करना रजिस्ट्रार का काम नहीं है, उसके लिए सिविल अथॉरिटीज है, सिविल फोरम्स है, सिविल कोर्ट्स हो सकते हैं।
तो इस केस में जैसे शॉप है तो यहाँ पे भी ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है। कहीं पे अगर फ्लैट होगा तो भी वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे नहीं बोल सकते कि मेंटेनेंस के बिल के अंदर इनका नाम इंक्लूड कर दो और इसके बेस पे आपका टाइटल वगैरह डिसाइड हो जाए, ओनरशिप डिसाइड हो जाए। तो ऐसा ही कॉर्पोरेट सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स के अलग अलग प्रोविजंस को और अलग अलग जजमेंट्स को, ऑर्डर्स को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।